मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फैमिली कोर्ट की धारा 10 क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है आज का। इसमें साधारणतः प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि ये पूरी एक्ट में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान इस धारा के तहत बताया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कुल एक लगाए 23 धाराएं हैं और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये एक्ट लागू है। इसकी धारा 7 में क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि इसमें किस किस तरीके के मामलों को सुना जाएगा। धारा 7 पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा बना दी गई है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी ई बुक भी आपको वहां पे मिल जाएगी। आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है कि धारा 10 फैमिली कोर्ट में क्या है, तो इसके ऊपर मैंने जो ई बुक लिखी है और जिस पे हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे और आगे की जो जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से दूंगा, तो संक्षिप्त में मैं उसके अध्यायों से आपको परिचित करा देता हूँ सिलसिलेवार एक से, ताकि आपको पता लग सके कि इस वीडियो में हम आगे किन किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। उसमें अध्याय नंबर 1 है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का परिचय, इस पर हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में फैमिली कोर्ट की संरचना और इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 3 है धारा 10 का शाब्दिक विवरण क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अध्याय 4 में कार्रवाई की प्रक्रिया धारा 10 के अंतर्गत किस प्रकार से होगी, इस पर भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। छठे नंबर पे धारा 10 बनाम सीपीसी, इसकी तुलना किस प्रकार से की जाएगी, इस पे हम अध्याय 6 पे चर्चा करेंगे। अध्याय 7 में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, कोई जजमेंट है महत्वपूर्ण, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और वैवाहिक दृष्टिकोण और 9 पे सामान्य प्रश्न और उत्तर, जो एक सामान्य एक आम व्यक्ति के मन में अक्सर पैदा होते हैं फैमिली कोर्ट को लेके, वो कुछ प्रश्न और उत्तर भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं ई बुक में, उस पर भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। और 10वें अध्याय में करेंगे निष्कर्ष और सुझाव कि इसमें अंत में क्या निष्कर्ष और सुझाव होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धारा 13 के बारे में भी बता देता हूं कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 13 क्या है। इसमें प्रारंभिक तौर पर वकीलों को पैरवी से रोका गया है। उसका मकसद ये है कि न्यायालय ये चाहता है, धारा 9 के तहत न्यायालय का कर्तव्य है कि सुलह समझौते के आधार पर पूरे प्रकरण का निराकरण शीघ्रता के साथ कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक तौर पर उनको अनुमति नहीं है, लेकिन न्याय हित में उनको अनुमति दी जाती है। ये धारा 13 में बताया गया। धारा 13 पे भी एक स्पेशल वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी गई है, आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो धारा 10 से संबंधित है। धारा 19 में अपील के प्रावधान बताए गए हैं। कुल एक लगाए 23 इसमें धाराएं हैं। 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में आपको इसकी अपील करना होगी। तो आइए सर, अब मैं आपको ई बुक की ओर लेकर चलता हूं और जो टाइटल मैंने आपको बताए पूरे क्रम वाइज उस पर आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। आइए सर, ई बुक है। आगे बढ़ने से पहले मैं इससे आपका परिचय करा देता हूं। परिचय कराने का भी मेरा मकसद यही है कि ये जो जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से दे रहा हूं, यही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगी। आप इसको देख लें, मैं आगे इसी में से सारी जानकारी दूंगा। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स, ये पीडीएफ या ई बुक आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें। इसमें आप देख रहे हैं ई बुक शीर्षक में फैमिली कोर्ट में धारा 10 क्या है, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। इसमें विषय सूची में मैंने आपको पढ़ के बता दिया है और डिस्क्लेमर इसमें दिया गया है, प्रस्तावना इसमें दी गई है। और उसके बाद अध्याय 1 आता है कि फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 का परिचय क्या है। हम थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। इसका जो ऐतिहासिक परिचय जो है, भारत में पारिवारिक विवादों को सामान्य दीवानी न्यायालयों में सुलझाया जाता था। ये पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू होने से पहले की बात है, जहां प्रक्रिया लंबी, तकनीकी और समय लेने वाली होती थी। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत भावनाएं, रिश्ते, बच्चे, कस्टडी, भरण पोषण, ये सभी चीजें आदि, बच्चों की भलाई आदि महत्वपूर्ण होते थे, जिन्हें आम अदालतें पर्याप्त संवेदनशीलता से नहीं सुलझा पाती थीं। तब ऐसी स्थिति में एक नया रास्ता अपनाया गया, सुझाव और सिफारिश के जरिए। ये सुझाव और सिफारिश किसके द्वारा दी गई? 1980 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया कि
पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष न्यायिक मंच बनाया जाए जहां प्रक्रिया सरल और समझौतावादी हो। किसके द्वारा सुझाव दिया गया सर? ये 1980 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सुझाव दिया गया। और इनके सुझाव देने से क्या परिणाम हुआ? भारत सरकार ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 पारित किया, जो 14 सितंबर 1984 से प्रभाव में आया। फैमिली कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, जो आपको मैं आगे जानकारी देने जा रहा हूं कि पारिवारिक विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना नंबर 1 है। नंबर दूसरा है विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता, परामर्श और समझौतों को प्राथमिकता देना। इसकी धारा 9 में ये न्यायालय का कर्तव्य बताया गया है कि न्यायालय प्रारंभिक रूप से सुलह समझौते के आधार पर पति पत्नी के विवादों को सुलझाने की पूरी कोशिश करे। फैमिली कोर्ट में स्पेशली तौर पे पति और पत्नी से संबंधित ही विवादों का निराकरण किया जाता है। वो कौन कौन से मामले हैं वो भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। इसका जो उद्देश्य है हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे इसका उद्देश्य है महिलाओं, बच्चों और कमजोर पक्षों के हितों की संवेदनशीलता और सुरक्षा करना। ये सब इसके उद्देश्य में है सर, फैमिली कोर्ट को जो लागू किया गया उसका उद्देश्य में। और चौथे नंबर पे दीवानी प्रक्रिया की जटिलता से मुक्त होकर मानव संवेदनाओं पर केंद्रित ध्यान देना। ये इसके उद्देश्य हैं 4, जो इसको बनाया इसी उद्देश्य से गया है। और इसका एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं सर, जो आपके लिए मैंने तैयार करके रखा सरल शब्दों में। ये उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए तैयार करता हूं। इन उदाहरणों से जो कानून है वो अच्छे से समझा जा सकता है। यदि पति पत्नी में तलाक या बच्चे की कस्टडी का मामला है तो फैमिली कोर्ट पहले उन्हें समझौते या काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करती है, न कि सीधे कानूनी आदेश देती है। यह सामान्य सिविल कोर्ट की तुलना में एक मानवीय दृष्टिकोण है। मतलब ये स्पेशल इसमें प्रावधान दिए गए धारा 9 के तहत, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 के तहत। और ये यदि ये मामला दीवानी न्यायालयों में चलता, जैसे कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 से लागू होने से पहले चलता था, तो वहां ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे सर। तो ये स्पेशल इसलिए बनाया गया है ताकि इनको सुलह समझौते के आधार पर पूरी संवेदना के साथ हर पहलू को देखते हुए उनके मामलों को निपटाया जाए। इसमें सीधे कानून आदेश नहीं देती है, सामान्य सिविल कोर्ट की तुलना में एक मानवीय दृष्टिकोण है। अब पारिवारिक न्यायालय का महत्व क्या होता है सर, इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। नंबर 1 है इसका जो महत्व है सर, बड़ा महत्वपूर्ण है इसका महत्व। नंबर 1 है परिवार के टूटने का असर सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। नंबर 2, ऐसे मामलों में न्याय केवल कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन और सामाजिक न्याय भी मांगता है। ये नहीं है कि फैक्ट के आधार पे उसमें फैसला कर दिया जाए। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है, बच्चे हैं, तो इसमें संवेदना और पूरा मानवता और सुलह समझौते का पूरा प्रयास करके ही इसमें सर डिसाइड दिया जाएगा। और इस कोर्ट का जो विशेष दृष्टिकोण होगा उसमें नंबर 1 है न्यायाधीश को पारिवारिक मामलों में अनुभवी बनाया जाता है। न्यायाधीशों को पारिवारिक मामलों में अनुभवी बनाया जाता है, इसका जो दृष्टिकोण है इसका। दूसरा है कोर्ट में मनोवैज्ञानिक काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता की मदद ली जाती है, जो उनको समझा सकें, उनको सुन सकें कि आखिर इन दोनों पति पत्नी के बीच में किस मुद्दे पर झगड़ा है, आखिर इसकी वजह क्या है कि ये झगड़ रहे हैं। और उसको सुन के समझ के उनको काउंसलिंग दी जाती है। और अधिकांश मामलों में काउंसलिंग सफल होती है और उनके मन मुटाव दूर होकर वैवाहिक जीवन वापस चल पड़ता है। औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बजाय कोर्ट का जोर होता है कि विवाद बातचीत से सुलझे, सुलह समझौते के आधार पर सुलझे। इसका संक्षिप्त निष्कर्ष क्या निकला सर, ये जो मैंने आपको जानकारी दी कि फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 का उद्देश्य न सिर्फ कानूनी न्याय देना है बल्कि परिवार को टूटने से बचाना भी है सर। बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करना है। भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? क्योंकि यदि सर अगर तलाक हो जाती है, पति ने कहीं शादी कर ली, पत्नी ने शादी कहीं और कर ली, अब बच्चे का पालन लालन कौन करेगा? वो तो माँ बाप के लाड़ और प्यार से ही वंचित हो जाएगा, उसका तो पूरा जीवन ही सर तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों का भविष्य भी इसमें सुरक्षित होता है यदि काउंसलिंग के जरिए उनमें सुलह समझौता होता है। तो सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाना, क्योंकि दो सिर्फ पति पत्नी ही नहीं जुड़े, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान, उनके दूर तक के रिश्तेदार, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। और जब ये रिश्ता टूटता है तो ये सब बिखर जाते हैं। तो मजबूत पारिवारिक ताना बाना भी सर इससे बनता है और एक समृद्ध और सुखी जीवन जीने की ओर पति पत्नी आगे। अध्याय 2 में सर हम चर्चा करते हैं फैमिली कोर्ट की संरचना के बारे में। कौन कौन से मामले फैमिली कोर्ट में आते हैं? जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था
कि इसमें किस प्रकार के मामलों को सुना जाएगा। टाइप्स ऑफ केसेस डेल्ट बाय फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की धारा 7 जो जुरिडिक्शन से संबंधित है के अनुसार फैमिली कोर्ट में वे सभी मामले आते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं। ये सभी मामले फैमिली कोर्ट में आते हैं। मुख्य कुछ मामले मैंने आप लोगों के इसलिए इसमें तैयार करें सरल तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण मामले इसमें हैं। शॉर्ट महत्वपूर्ण क्या सर, लगभग सभी आ गए हैं इसमें। मुख्य मामले जिन पर फैमिली कोर्ट सुनवाई करती है, नंबर 1 विवाह से संबंधित मामले, विवाह की वैधता अवैधता, वैलिडिटी इनवैलिडिटी, तलाक, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक अलगाव, ज्युडिशियल सेपरेशन, ये वैवाहिक संबंधी मामले हो गए। नंबर 2 है भरण पोषण से संबंधित मामले, पति बच्चों माता पिता का भरण पोषण, धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिकाएं। अब धारा 144 हो गई है सर, भारतीय BNSS 2023 के तहत, उसके तहत अब याचिका पेश की जाती है। नंबर 3 बच्चों की कस्टडी और संरक्षण, बच्चों की देखभाल, संरक्षक नियुक्त, शिक्षा से जुड़ी याचिकाएं, दत्तक ग्रहण से संबंधित विवाद। नंबर 4 है पैतृक संपत्ति या विवाह उपरांत संपत्ति से जुड़े विवाद। मतलब ये धारा 7 में ये मामले सुने जाएंगे। पति पत्नी या उनके बच्चों के बीच संपत्ति विवाद, उपहार, दहेज, विवाह उपहार आदि की वापसी, ये सब इसमें डिसाइड होगा। जैसे कि आप घरेलू हिंसा से जुड़ी याचिकाएं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो बनाया गया है, जब पारिवारिक विवादों से जुड़ी होती हैं तो सारे मामले सुने जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण की मांग करती है, मामला फैमिली कोर्ट में दाखिल होता है। माता पिता बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ रहे हैं, फैमिली कोर्ट तय करेगी कि बच्चे के हित में क्या है। बच्चे का हित सर्वोपरि रखा गया है सर इसमें। ये देखा जाएगा कि बच्चे का विकास, उसकी शिक्षा, उसका चरित्र, उसका भविष्य कहाँ ज्यादा सुरक्षित है, उस हिसाब से न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। फैमिली कोर्ट की कुछ विशिष्ट शक्तियां भी हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रक्रिया में लचीलापन। फैमिली कोर्ट को सामान्य सिविल कोर्ट की तुलना में कुछ विशेष अधिकार और प्रक्रियाओं में स्वतंत्रता दी गई है सर। उसमें इसको लचीलापन भी इसमें दिया गया है कि फैमिली कोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता CPC से बाध्य नहीं है। धारा 10 के तहत कोर्ट अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है, क्योंकि धारा 10 में जो हमारा वीडियो का भी टाइटल है, ये धारा 10 क्या है, तो धारा 10 में साधारणता प्रक्रिया के बारे में ही बताया गया है। मध्यस्थता और समझौता भी इसमें बताया गया है सर। फैमिली कोर्ट की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पक्षकारों को समझौते के लिए प्रोत्साहित करे। धारा 9 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 ये स्पष्ट बताया गया। धारा 9 के तहत कोर्ट को अनिवार्य रूप से समझौता कराने की कोशिश करना चाहिए। C है इसमें काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहयोग। कोर्ट में काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं। काउंसलर की भूमिका है कि पति या पत्नी या अन्य पारिवारिक सदस्यों को बातचीत के माध्यम से समझौते के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, कोशिश करें। और D में इन कैमरा कार्रवाई, यदि कोर्ट उचित समझे तो सुनवाई को गोपनीय रूप से इन कैमरा किया जा सकता है, खासकर तब जब मामला संवेदनशील हो। और E में बच्चों के हित की प्राथमिकता, सभी निर्णयों में बच्चों के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाता है। तो इस प्रकार से तो ये सर जो मैंने ABCD करके आपको अभी जानकारी दी है, ये फैमिली कोर्ट की विशिष्ट शक्तियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे धारा 10 का शाब्दिक महत्व क्या है। धारा 10 का पूर्ण कानूनी भाषा में जो उल्लेख किया गया है, उसमें फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 की धारा 10 में subject to the other provision of this act and the rules, the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 and of any other law for the time being in force shall apply to the suits and proceeding before a family court, and a family court shall be deemed for the purpose of exercising such jurisdiction to be a civil court and shall have all the power ऑफ सच कोर्ट्स, ये इसको बताया गया है। और सेकंड नंबर पे बताया है में जो उपधारा 2 में बताया है कि ए फैमिली कोर्ट शेड आल्सो हैव द पावर टू ले डाउन इट्स ऑन प्रोसीजर विथ अ व्यू टू अराइव एट अ सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग और एट द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स एलिज्ड बाय द वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। इसका जो अनुवाद है सर हिंदी में, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि धारा 10 में जो 1 में बताया गया है कि इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन
फैमिली कोर्ट में चल रहे वादों एवं कार्रवाइयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी और समय समय पर लागू अन्य विधियों के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही फैमिली कोर्ट को सिविल न्यायालय के रूप में माना जाएगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय के पास होती हैं। इसकी उपधारा 2 में जो बताया है कि फैमिली कोर्ट को यह अधिकार भी होगा कि वह अपने सामने लाए गए वाद या विवाद के विषय में समझौता कराने का, सत्य की खोज कराने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सके। मतलब न्यायालय सत्य की खोज करेगा, वो सीपीसी के उन प्रावधानों में नहीं बंधा रहेगा। सीपीसी के प्रावधान खासतौर से जैसे कि सूचना जारी करना आदेश 5 के तहत और उनके गवाह लेना, जजमेंट पारित करना, डिग्री पारित करना, ये सारे प्रोसीजर उसी हिसाब से फॉलो होंगे सीपीसी के तहत। लेकिन इसमें बड़ा ही लचीला और एक विशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं, उनके आधार पर वो सत्य की खोज करते हुए न्यायालय उनमें सुलह समझौते की पूरी कोशिश करेगा। इसमें जो बुक में सर इसकी जो परिभाषा दी गई है धारा 10 की, मैं एक बार आपको वर्ड टू वर्ड उसमें से भी सर पढ़ के बता देता हूँ, ताकि ये जो मैंने आपके लिए सरल और आसान शब्दों में तैयार की है, मैं इसमें से भी आपको पढ़ के बता देता हूँ वर्ड टू वर्ड सर, जो बुक में दी गई है। बड़ी महत्वपूर्ण और सुनने लायक परिभाषा है सर। ये धारा 10 में साधारणता प्रक्रिया के बारे में बताया है कि बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में लिखी हुई परिभाषा एक अपनी जगह है और ये आसान शब्दों में मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है, ई बुक के अंदर से बताया। अब मैं जो बुक में मैंने लिखी हुई परिभाषा वो आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 और तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन कार्रवाइयों से भिन्न कार्रवाई को लागू होंगे। कहाँ लागू होंगे ये इसमें बताया गया है। और संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। मतलब इसको सिविल न्यायालय समझा जाएगा और इसको सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। धारा 2 में बताया है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्रवाइयों को लागू होंगे। ये तो उपधारा 2 में बताया गया है। 3 में उपधारा 1 या उपधारा 2 की कोई बात किसी कुटुंब न्यायालय को वाद या कार्रवाइयों की विषय वस्तु की बाबत किसी समझौते पर या एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यापित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी प्रक्रिया अभिकथित करने से नहीं रोकेगी। मतलब न्यायालय सत्य की खोज करेगा और उसमें ये सीपीसी के प्रधान या अन्य कोई भी उसको रोकेंगे नहीं। एक विशिष्ट शक्तियां उनको दी गई हैं इसके तहत। तो ये सर मैंने बुक में से आपको पढ़ के बताई है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये बुक के अंदर विधायी और उद्देश्य और व्याख्या, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पारिवारिक विवादों को सामान्य अदालतों की जटिल प्रक्रिया से हटाकर एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाना इसमें बताया गया है। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे आदि जैसे रिश्तों में विवादों को समझौते और काउंसलिंग और मध्यस्थता द्वारा हल करने पर इसमें जोर दिया गया है। इसमें जो कुछ विशेषताएं भी हैं कि सीपीसी लागू तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ये किस प्रकार से, इसको भी समझ लेते हैं हम सर। फैमिली कोर्ट को सामान्य सिविल कोर्ट के समान शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन उसे सख्ती से सीपीसी के नियमों से बांधा नहीं गया है। ये इसमें एक विशिष्टता है, एक खासियत है इस कानून की अपने आप में। यह लचीलापन कोर्ट को मामले को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार निपटने की सुविधा देता है। न्याय के साथ सुलह की प्राथमिकता कोर्ट भी है सर। इसमें कोर्ट प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि रिश्तों को बचाना। मतलब उसका उद्देश्य सुलह समझौते करके रिश्तों को बचाते हुए राजीनामे करके उनके घर को बसाया जाए। तो ये प्राथमिकता है इसमें धारा 9 में सर। और बचाना या सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करना भी है। धारा 10(2) फैमिली कोर्ट को यह विशेषाधिकार देती है कि वह सत्य की खोज के लिए अपनी प्रक्रिया बना सके। सत्य की खोज बड़ा महत्वपूर्ण है सर। बुक में भी सत्य की खोज शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पति पत्नी में तलाक का मामला लंबित है। पति पत्नी में तलाक का मामला लंबित है। कोर्ट महसूस करती है कि दोनों में अभी समझौते की संभावना है। फैमिली कोर्ट धारा 10(2) के अंतर्गत सीपीसी की नियमित सुनवाई रोककर काउंसलिंग और समझौते प्रयासों को प्राथमिकता देगी। दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं सर कि एक बच्चा अपने पिता के साथ रहना चाहता है लेकिन मां के पास कस्टडी है। कोर्ट साक्ष्य और बयान के आधार पर सख्ती से सीपीसी लागू करने के बजाय बच्चे के हित में निर्णय लेने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाती है। ये इसका दूसरा बड़ा ही बेस्ट और आसान उदाहरण है जो आपके लिए तैयार किया है मैंने। इसमें एक महत्वपूर्ण भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है। 23 जुलाई 2018 का है, शालू ओझा बनाम प्रशांत ओझा। तो इसमें फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया कठोर,
तकनीकताओं से मुक्त होनी चाहिए ताकि वास्तविक समाधान और न्याय हो सके। ये इसमें कुछ सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए गए हैं और इस कुछ निष्कर्ष भी है सर कि धारा 10 फैमिली कोर्ट को न्यायिक अधिकार देने के साथ साथ प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी देती है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों में केवल कानून के मुताबिक निर्णय देना नहीं बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और वैवाहिक संतुलन भी बनाए रखना है। अब इसमें अध्याय 4 में जो है कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में सर इसमें बताया गया है। धारा 10 के अंतर्गत न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। चूंकि धारा 10 पे ही हम चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में कि फैमिली कोर्ट धारा 10(1) के अनुसार फैमिली कोर्ट अधिनियम और उसके नियमों के अधीन फैमिली कोर्ट में सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू होती है, लेकिन पूरी तरह बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा सर, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं। कोर्टों को यह अधिकार है कि सीपीसी का पालन करे, किंतु यह विशेष परिस्थितियों में उससे हटकर अपनी प्रक्रिया अपना सकती है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। सीपीसी का प्रयोग कब और कैसे होगा ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि सीपीसी लागू तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। अब लागू है तो ये कहाँ कहाँ लागू होगी ये भी तो सर हमें जानना और समझना होगा। तो वही चीज मैंने इस ई बुक के अंदर आपके लिए स्पेशली लिखी है। सीपीसी का प्रयोग तब होता है, नंबर 1, वादी और प्रतिवादी की उपस्थिति निर्धारित करना हो, जैसे कि समन जारी करना हो आदेश 5 के तहत। दूसरा, समन जारी करना हो। तीसरा, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग करना हो। चौथा, डिक्री पास करना हो। पांचवा, अंतरिम आदेश जारी करना हो। इन परिस्थितियों में फैमिली कोर्ट सीपीसी के प्रावधानों का उपयोग करती है। ये सर स्पष्ट हो चुका है यहाँ पे। परंतु फैमिली कोर्ट बाध्य नहीं है, सीपीसी की सख्ती का पालन करने के लिए नहीं कहा गया है। कोर्ट अपनी प्रक्रिया इस आधार पर तय कर सकती है कि क्या समझौता संभव है। समझौता बड़ा महत्वपूर्ण है, सुलह समझौता सर। इसमें क्या सत्य का पता लगाना जरूरी है, ये दो मुख्य बातों पे इस पे विचार किया जाएगा। लचीलापन और न्यायालय की स्वतंत्रता। फैमिली कोर्ट को स्वतंत्रता है कि वो अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सके समझौता और तथ्यों का पता लगाने के लिए। इसको एक चार्ट से भी समझाया गया है। और दूसरा उदाहरण है सर, इसमें एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं कि पति पत्नी के बीच तलाक की याचिका लंबित है, पति कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। कोर्ट सीपीसी के तहत समन भेज सकती है, लेकिन यदि महिला अकेले काउंसलिंग चाहती है तो कोर्ट सीपीसी से हटकर भी उसे अनुमति दे सकती है। उदाहरण नंबर 2 है, बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद है पर बच्चा कोर्ट में आना नहीं चाहता। कोर्ट बच्चे की काउंसलिंग कराकर उसकी इच्छा जान सकती है। यह प्रक्रिया सीपीसी में नहीं दी गई है, लेकिन फैमिली कोर्ट इसका भी उपयोग कर सकती है। इस प्रकार के इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी है। वही है सर महत्वपूर्ण टिप्पणी में कि सत्य की खोज और सुलह समझौते की कोशिश। निष्कर्ष में इसमें जो बताया गया है। और इसके बाद है सर अध्याय 5 में कि सुलह समझौते की भूमिका, कि आखिर एडीआर क्या है। इसमें एडीआर का मतलब होता है सर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर इन फैमिली कोर्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इसमें धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 का उद्देश्य सुलह समझौता का है सर। इसमें जो एडीआर है, नंबर 1 है इसमें तरीके इसके एडीआर के, सुलह, कोर्ट की निगरानी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास। दूसरा, मध्यस्थता, एक निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति मध्यस्थता की सहायता से विवाद सुलझाने का कोशिश करता है। तीसरा है परामर्श। इसमें विशेष रूप से पति पत्नी विवादों में मानसिक और भावनात्मक स्तर पर समाधान के लिए एक परामर्श इसमें दिया जाता है। और इसी प्रकार से धारा 10 में अनौपचारिक प्रक्रिया की अनुमति भी दी गई है। धारा 10(2) कहती है, ए फैमिली कोर्ट शेल आल्सो हैव द पावर टू ले डाउन इट्स ऑन प्रोसीजर विथ अ व्यू टू अराइव एट अ सेटलमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ सर कि फैमिली कोर्ट सीपीसी की सख्ती से बंधी नहीं है। कोर्ट सत्य की खोज और समझौते के लिए अनौपचारिक प्रक्रिया अपना सकती है। सत्य की खोज और समझौते के लिए कोर्ट काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या मध्यस्थ की भी सहायता ले सकती है। इसे आगे चार्ट से भी सर समझाया गया है और कुछ महत्वपूर्ण भी उदाहरण है इसमें। और ये एक केस है श्रीनिवास राव विरुद्ध डीए। श्रीनिवास राव डीए का जो केस है, इसमें फैमिली कोर्ट के ऐसे मामलों में जहां रिश्तों को सुधारा जा सकता है, मध्यस्थता और परामर्श की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें बताया गया है। एक और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, मेसर्स इन्फोकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स चेरियन बर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। एडीआर को न्याय व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, विशेषकर पारिवारिक मामलों में। और इसका जो निष्कर्ष भी नीचे दिया गया है। और अध्याय 6 पे आते हैं हम, धारा 10 बनाम सीपीसी, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था। सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया में अंतर क्या है। इसमें एक चार्ट के जरिए समझाया गया है सर कि नियमों का स्रोत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इधर बीच में सीपीसी ऊपर लिखा हुआ है।
और इधर फैमिली कोर्ट धारा 10 ऊपर लिखा हुआ है। जो पहला पढ़ूंगा वो सीपीसी पे, और उधर जो पढ़ूंगा मैं वो लास्ट में धारा 10 पे बता माना जाएगा। इसमें फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 की धारा 10 लागू होती है और सीपीसी 1908 लागू होती है। प्रक्रिया की प्रकृति सख्त, तकनीकी और औपचारिक है। लचीलापन, अनौपचारिक और कानूनी अनुकूलता है। समय की अवधि, लंबी सुनवाई और इसमें शीघ्र निपटारा है। कम नियमित प्रक्रिया पर आधारित और उच्च धारा 9 व 10 के तहत प्राथमिकता दी गई है सुलह समझौते को। वाद पत्र, लिखित बयान, इसमें फॉर्मल प्रक्रियाओं में छूट दी गई है। समान आदि का कठोर पालन प्रक्रिया कोर्ट तय कर सकती है। इसमें निष्पक्ष, निर्णायक, इस प्रकार से पूरे चार्ट में जानकारी दी गई है। क्या फैमिली कोर्ट को विशेष प्रक्रिया अपनाने की अनुमति है? बिल्कुल सर है। इसी प्रकार से इसमें के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा 2003 सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। इसका निष्कर्ष भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये पति पत्नी के बीच में संपत्ति को लेकर जो विवाद था कि शाहिदा को जो जेवरात और नकदी मिले थे उनसे पति ने कुछ संपत्तियां क्रय की थी, उन्हीं को लेकर विवाद था। तो उनकी संपत्ति का विवाद भी फैमिली कोर्ट के द्वारा ही सुलझाया गया और इसमें बहुत से सिद्धांत भी पारित किए गए हैं जो मैंने इसमें उल्लेखित किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। अब इसमें हम धारा 10 पे जो अध्याय 7 में जो हम चर्चा करते हैं कि धारा 10 पारंपरिक सिविल सीपीसी से हटकर न्यायालयों को एक लचीली प्रक्रिया अपनाने की अनुमति देती है। इस लचीलेपन की न्यायिक व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट भी हैं। उसमें के अब्दुल जलील का, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद है सर 8 मई 2012 को शालिनी काबरा बनाम शिवानी काबरा, ये भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, पति पत्नी से संबंधित है। इसी प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है एस डी जोशी एवं अन्य बनाम बॉम्बे उच्च न्यायालय एवं अन्य 11 नवंबर 2010 का सर ये फैसला है। इसी प्रकार से ये पूरा मैंने निष्कर्ष भी दिया हुआ है सर। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 6 अक्टूबर 1994 का नीरजा शराफ बनाम जयंत वी शराफ, ये भी पति पत्नी से रिलेटेड मैटर का ही एक डिसीजन है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ओम प्रकाश बनाम श्रीमती संगीता 4 अक्टूबर 2023, ये भी पति पत्नी और बच्चों की कस्टडी, संपत्ति, इन्हीं से रिलेटेड ये जजमेंट है सर, ये जो मैंने ई बुक के अंदर प्रिंटेड किए हैं। और कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण इसमें जो तैयार किया है कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं। वो जो दिशा निर्देश है वो नंबर 1 है सहयोगात्मक रवैया अपनाना, नंबर 1, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। फैमिली कोर्ट का उद्देश्य विवाद जीतना नहीं बल्कि विवाद का समाधान करना है। अतः अधिवक्ताओं को विरोधात्मक रणनीति की बजाय सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उदाहरण, तलाक के मामले में अधिवक्ता दोनों पक्ष को काउंसलिंग हेतु प्रेरित कर सकते हैं। दोनों पक्ष के वकील भी कोशिश कर सकते हैं सुलह समझौते के लिए, जैसे न्यायालय के द्वारा कोशिश की जाती है। दूसरा है मध्यस्थता में भागीदारी को प्रोत्साहित करें। धारा 9 और 10 के तहत कोर्ट सुलह के लिए कह सकती है। अधिवक्ता को मध्यस्थता प्रक्रिया को बाधित करने के बजाय उसमें भाग लेना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप है, कभी कभी कोर्ट अधिवक्ताओं को काउंसलिंग के समय बाहर बैठने को कहती है। यह कोर्ट की प्रक्रिया, इसका आपको सम्मान करना चाहिए। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन न्यायालय की पावर है, कह सकती है। तकनीकी आपत्तियों से बचें। सीपीसी की कड़ी तकनीकी आपत्तियां यहाँ उचित नहीं मानी जाती। अधिवक्ता को तकनीकी प्रक्रियाओं से अधिक मानव पक्ष पर जोर देना चाहिए। इसको बनाने का भी उद्देश्य यही है इस एक्ट को। गलत उदाहरण है, यह याचिका उचित प्रारूप में नहीं है, प्रतिवादी अनुपस्थित है, इसलिए वाद समाप्त करें, ऐसे कथन से कोर्ट अप्रसन्न हो सकती है, क्योंकि न्यायालय को मालूम है कि उसे क्या करना है एक्ट के तहत। पक्षकारों के लिए दिशा निर्देश है। नंबर 1 है ईमानदारी और स्पष्टता। नंबर 2 कोर्ट के सम्मानजनक संव्यवहार, दस्तावेजों की तैयारी और व्यवहार संबंधी सुझाव भी इसमें बताए गए हैं। वास्तविक उदाहरण भी इसमें कुछ दिए गए हैं। और प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं सर हम, कि फैमिली कोर्ट में जो एक आम व्यक्ति के मन में अक्सर कुछ क्वेश्चंस पैदा होते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से अध्याय इसमें शामिल किया है। क्या फैमिली कोर्ट में वकील अनिवार्य है? उत्तर है इसका, फैमिली कोर्ट में वकील का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह बहुत लाभकारी होता है। फैमिली कोर्ट में कई मामलों का निपटारा आमतौर पर सुलह, मध्यस्थता या संवाद के द्वारा होता है और उसमें कानूनी जानकारी होना मददगार रहता है, वकील का होना। हालांकि धारा 10 के तहत यदि पक्षकार खुद को सही तरीके से पेश नहीं कर पाता तो कोर्ट इसे वकील नियुक्त करने का आदेश दे सकती है। और धारा 13 में भी प्रावधान बताए गए हैं इसी एक्ट की। उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति खुद को न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है और उसे कानूनी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वह अदालत से सहायता प्राप्त कर सकता है। कुछ मामलों में कोर्ट की ओर से वकील नियुक्त किया जाता है, खासकर जब किसी पक्षकार की हालत ऐसी हो कि वह अपने हितों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकता।
क्या धारा 10 के तहत अपील संभव है? धारा 10 के तहत दिए गए आदेश या फैसले के खिलाफ अपील करना संभव होता है, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे यदि कोर्ट ने कोई आदेश सुलह, मध्यस्थता या किसी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के तहत दिया हो, तो ऐसी स्थिति में अपील के लिए कुछ सीमाएं हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण है, अगर कोर्ट ने किसी मामले में पक्षकार को सलाह के लिए कहा और वह सुलह के तहत समाधान प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसे अपील करने का अधिकार रहता है। कानूनी प्रावधान है धारा 19 में दिया गया है वह अपील का प्रावधान, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या फैमिली कोर्ट में किसी मामले में सजा दी जा सकती है? एक सवाल पैदा होता है एक आम व्यक्ति के मन में भी कि फैमिली कोर्ट का मामला है तो क्या इसमें भी जेल हो सकती है, क्या इसमें भी जुर्माना हो सकता है? तो इसका उत्तर है फैमिली कोर्ट में मुख्य रूप से विवाह, तलाक, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसलिए सजा देने की प्रक्रिया यहाँ नहीं होती है सर। यह दंडात्मक अदालत नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में धारा 125 जो वर्तमान में धारा 144 कर दी गई है BNSS 2023 के तहत भरण पोषण न देने पर जुर्माना या हिरासत हो सकता है, लेकिन यह दंड की श्रेणी में नहीं माना जाता है। उदाहरण, यदि कोई पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने में उपेक्षा करता है, जानबूझकर मना करता है, इनकार करता है, तो कोर्ट उसे आदेश दे सकती है कि उस राशि का भुगतान करे और उसे लागू करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 15 दिन के लिए जेल भी उसको भेजा जा सकता है। क्या परिवार अदालत में मध्यस्थता अनिवार्य है? उत्तर, फैमिली कोर्ट में मध्यस्थता अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक वैकल्पिक तरीका है जिसे कोर्ट अधिकतर मामलों में प्रोत्साहित करती है। धारा 9 और 10 के तहत परिवार अदालतें सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानती हैं, इसलिए उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच समझौता कराना होता है ताकि उनके बीच में राजीनामा हो जाए, सुलह समझौता हो जाए। इसका मूल उद्देश्य यही होता है। क्या परिवार अदालत में मामले का समाधान जल्द होता है? जी हाँ सर, बिल्कुल होता है। उत्तर, क्या फैमिली कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है? फैमिली कोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं होता है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो जाती है 30 दिन के अंदर सर। क्या धारा 10 के तहत कोई विशेष दिशा निर्देश होते हैं? धारा 10 में विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह के प्रयास किए जाने का निर्देश है। इसके धारा 9 में भी सर, उसमें तो स्पेशली इसीलिए बनाई गई है, मतलब पूरा अधिनियम ही ये सुलह समझौता, सत्य की खोज और उनमें राजीनामा कराना, वे उनका मुख्य उद्देश्य यही है बनाने का, शीघ्र निपटारा और सुलह की प्रक्रिया और मध्यस्थता के द्वारा विवादों को हल करना है। इसका उदाहरण भी है सर जो दे रखा है, निष्कर्ष भी है और अंत में निष्कर्ष और सुझाव भी सर इसमें लिखे गए हैं। तो ये और अंत में ये समापन भी है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है कि फैमिली कोर्ट की धारा 10 क्या है। उस पर मैंने आपको सर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। बुक के अंदर से भी वर्ड टू वर्ड प्रदान कर दिए और ई बुक के अंदर से भी दे दिए। ई बुक सर जो जानकारी मैंने प्रदान की आपने देख और सुन ली है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है कि ये आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए आपको उपयोग में आ सकती है, तब आप इसको परचेस करें, क्योंकि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है यही PDF के रूप में आपको प्राप्त होगी। इस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, मोर लिखा हुआ दिखाई देता है, MORE, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पे ई बुक डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर भुगतान करके इसको परचेस कर सकते हैं। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपए कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इस ई बुक डाउनलोड की लिंक के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक भी आपको दिखाई देगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां 85 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक के नाम से, और ये कार्य निरंतर जारी है। और मेरे द्वारा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, एक सूचना और मार्गदर्शन। ई बुक भी लिखने का मकसद यही है, एक सूचना और मार्गदर्शन। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी ई बुक मुझे परचेस करना और रजिस्ट्रार कार्यालय में मुझे प्रस्तुत करना है। तो सर मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो ई बुक है ये एक नोट्स है, नोट्स या PDF के लें आप इसको, एक नोट्स है। तो ये आप किसी सरकारी कार्यालय में, न्यायालय में या किसी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, मार्गदर्शन और सूचना के लिए। ये विभिन्न कानूनों का कलेक्शन है। एक कोशिश है कि आपके समक्ष अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये कोई दावा नहीं है और आप इसको कहीं भी पेश नहीं कर सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ लिखा गया है, जो बुक बनाई गई है, वो बुक एक अपनी जगह है। उसी बुक के अंदर से आपको अध्ययन करके और आगे की कार्रवाई करना है, लेकिन ये उसके सपोर्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको उस मुख्य मुकाम तक पहुंचाने में सहायता करती है। जैसे बुक के अंदर 500 धाराएं दी हुई हैं। अब उस 500 धाराओं जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, वो कौन कौन सी आपको नहीं पता है, तो ये मैं ढूंढ के एक ही जगह एकत्रित कर देता हूँ, आपको प्रस्तुत कर देता हूँ
ताकि आपको आसानी हो सके और आपको पता चल सके कि हाँ ये किस प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि आज कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान मेरे समक्ष एक नया मामला आया था। मेरे एक वकील अधिवक्ता साथी ने मुझे फ़ोन करा और फ़ोन करके पूछा कि सर ये जो 194 जो अदालत में मिथ्या साक्ष्य देना होता है, उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति अदालत में झूठे गवाह देता है तो उसमें सजा का भी सर प्रावधान है। 194-95 जो भारतीय दंड संहिता के तहत उसमें, तो उसमें मेरे द्वारा उनको बताया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 340 जो पुरानी संहिता थी और अब नए में तब्दील करके BNSS 2023 की धारा 379 वो कर दी गई है। इसके तहत न्यायालय में आवेदन पेश करना होगा। वो सबूत, वो तथ्य आपको इकट्ठा करने होंगे। उनकी प्रमाणित कापियां, जैसे उनके द्वारा बयान दिया गया तो प्रमाणित कॉपी, और उसके साथ आवेदन लगा के उसी न्यायालय में आपको पेश करना होगा, किसी अन्य में नहीं। फिर न्यायालय उसकी जांच करेगा और यदि वो क्षेत्राधिकार पाता है तो JMFC को भी ट्रांसफर कर सकता है और न्यायालय उसमें फिर परिवाद उसके में पेश किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की प्रोसीजर है। तो इस प्रकार के हमारे समक्ष ऐसे कई मामले आ जाते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दिया कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 थी और वर्तमान में BNSS की धारा 379 है। ये चूंकि हमारा फैमिली कोर्ट से हटके एक टॉपिक था और ये एक उनके समक्ष ये मामला उस समय भी पैदा हुआ था, जो है कि उनके द्वारा एक्सीडेंट क्लेम का केस लड़ा जा रहा था। अब वो मामला इस प्रकार से था कि दो एक्सीडेंट क्लेम केस लगाए गए थे। एक तो गाड़ी चलाने वाला था और एक उसके पीछे बैठा हुआ था। अब जो गाड़ी चलाने वाला था उसकी तो मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार के लोगों ने एक्सीडेंट क्लेम केस लगाया। पीछे जो बेटा था उसने अलग एक्सीडेंट क्लेम केस लगाया, वो बच गया था। वो गाड़ी चलाने में जो आगे बैठा था वो मर गया था। अब इसमें एक बड़ी अजीब बात निकल के आई सर, बड़ी अजीब बात, आप भी सुनेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि हर आदमी न्यायालय में सहायता लेने के लिए एक्सीडेंट क्लेम का केस लगाता है। तो अब उसके परिवार के ऊपर तो दुख का पहाड़, जो मर गया, और उसके बीवी बच्चे माता पिता ने एक्सीडेंट क्लेम केस लगाया। दूसरा जो बैठा था उसने भी लगाया, शपथ पत्र भी पेश किया, यहाँ तक भी वो सही चला। लेकिन अचानक उसके मन में पता नहीं क्या बेईमानी पैदा हुई, वो किस पार्टी से मिला या किससे रुपए ले लिए या कौन सी दुश्मनी उसके द्वारा निकालने की कोशिश की गई, अचानक उसने अदालत में बयान बदल दिए कि एक खंबे से टकराने से जो है कि मृत्यु हुई है, किसी वाहन से नहीं टकराया गया। अब साहब हमारा पक्षकार भी हैरान परेशान। अब उसने मुझसे भी संपर्क किया तो मैंने उसको जहां तक संभव था सुझाव यही दिया हमारे वकील साहब को कि 340 देखें आप दंड प्रक्रिया संहिता और BNSS की धारा 379 देखें आप, और उसके बाद यदि आप ये आवेदन उस कोर्ट में पेश करते हैं तो इनकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आप आपके क्लेम याचिका में भी पेश करें, ताकि न्यायालय को पता तो लगे उसकी कारस्तानी, और उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये सवाल स्पष्ट रूप से पूछें। और चूंकि ये दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की तरह एक्सीडेंट क्लेम केस डिसाइड नहीं किए जाते हैं, इसमें दया भाव और एक सहायता राशि के रूप में इसको लिया जाता है। तो आप न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले के भी हवाले दें और आप विश्वास रखें आपके साथ न्याय होगा और आपके पक्षकारों को जरूर सहायता राशि मिली दी जाएगी। तो इस प्रकार के भी मामले आते हैं, ये प्रैक्टिकल मामले कुछ जो आ जाते हैं, तो मैंने आपको बतौर नॉलेज के सीखने के उद्देश्य से आपको बताया है सर। और जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है ये कोई अंतिम नहीं हो गई है, इसके आगे भी लाभ बहुत है सर। आपके हालात, परिस्थिति, केस कंडीशन के हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से समझें। ये तो मैंने आपको एक बतौर उदाहरण के बता दिया, आप इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। और मैंने मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो अपलोडेड किए हैं, वसीयत से रिलेटेड 50 से ऊपर वीडियो अपलोडेड किए हैं, BNS से रिलेटेड अपलोड किए हैं, काफ़ी टॉपिकों पे मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड किए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि फैमिली कोड की धारा 10 क्या है, उस पर सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।